नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे हॉरर पॉडकास्ट शो पे, जहां पर हम लोग सुनते हैं एक से बढ़कर एक सच्ची घटना पर आधारित डरावनी कहानियां। तो जो आज की कहानी है वह है अर्जुन की। तो कहानी की शुरुआत करने से पहले इस चैनल की आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी कहानी कैसी लगती है। तो चलिए देर न करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन है। मेरी कहानी उस डरावने रात से बहुत पहले शुरू होती है, जब मैंने दुनिया को असल में अपनी आंखों से देखा। मैं उस गांव में पैदा हुआ जिसे लोग आज भी खौफ का गांव कहते हैं, लेकिन मेरे लिए यह गांव मेरा घर था, मेरी दुनिया। मैंने अपनी माँ को आखिरी बार तब देखा था जब मैं सिर्फ 7 साल का था। वह मुझे अपने सीने से लगाकर कहती थी, बेटा इस दुनिया में हिम्मत से काम लेना और डरना मत, तभी तू बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन उनकी बात पूरी होने से पहले ही मौत ने उन्हें मुझसे छीन लिया। मेरे पिता पहले ही एक हादसे से गुजर चुके थे जिसमें उनकी मौत हो चुकी थी। उस दिन मैं सचमुच अकेला हो गया। गांव के लोग मुझे देख तो लेते थे, पर मेरा कोई नहीं था। मुझे कोई दुलार नहीं करता था। कोई मेरे माथे पर हाथ फेर कर कहता कि सब ठीक हो जाएगा। मेरे बचपन के दिन अकेलेपन और गरीबी में बीते। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मैंने खुद को संभालना सीख लिया। मैं दिन में खेतों में काम करता और रात में एक टूटे फूटे झोपड़े में सो जाता। गांव वालों ने मुझे एक पुरानी उजाड़ जगह पर झोपड़ी बनाने की इजाज़त दे दी थी। वह जगह गांव से बाहर थी, यानी जंगल के पास। वह झोपड़ी मेरी मेहनत की निशानी थी। मैंने अपने हाथों से लकड़ियाँ काटी, मिट्टी की दीवारें बनाई और छप्पर डालकर उसे तैयार किया। जब पहली बार उस झोपड़ी के अंदर मैं सोया, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने अपनी छोटी सी दुनिया बना ली हो। अनाथ होना सिर्फ माता पिता की गैर मौजूदगी नहीं होती है, यह हर पल का अकेलापन होता है। मैं जब रात में सोने जाता तो मुझे अक्सर अपनी माँ की आवाज़ सुनाई देती। ऐसा लगता जैसे वह मुझे पुकार रही हो। कभी कभी गांव के बच्चे मेरे पास आकर खेलते थे, लेकिन जब उनके माता पिता उन्हें बुला लेते तो मैं फिर अकेला रह जाता। मैं बच्चों को जाते हुए देखता और सोचता, काश मेरा भी कोई होता जो मुझे बुलाए। गांव में लोग रात के समय जंगल में जाने से डरते थे। कहते थे वहाँ कुछ अजीब चीजें होती हैं, लेकिन मैंने इन बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया। मैं सिर्फ बुजुर्गों की मनगढ़ंत कहानियाँ इन सब चीज़ों को समझता था। गांव के बच्चों को डराने के लिए बुजुर्ग कहते थे, गांव में एक चुड़ैल रहती है, वह बच्चों को उठा ले जाती है। लोग कहते थे कि रात के वक्त जंगल से अजीब सी आवाज़ें आती थी। एक दिन गांव के मुखिया ने बताया, इस गांव में जो भी बच्चा चुड़ैल के हाथ लगा वह कभी वापस नहीं आया, और जब भी कोई बच्चा गायब होता है उसके घर के बाहर मरा हुआ मुर्गा और खून से लिखा हुआ संदेश मिलता है। और इसीलिए उस चुड़ैल को लोग मुर्गाला चुड़ैल कहते थे। मैं इन सब बातों को विश्वास नहीं करता था, लेकिन जल्द ही मैं खुद ही इस कहानी का हिस्सा बन गया। मैंने अपनी जिंदगी को डर के बजाय मेहनत से भरने की कोशिश की। दिन भर खेतों में काम करके जो भी कमाता उससे खाने के लिए थोड़ा बहुत खरीद लेता, लेकिन मेरा सबसे बड़ा संघर्ष रात के समय होता था। रात को मेरी झोपड़ी में सिर्फ मैं और मेरा सन्नाटा होता था। कभी कभी मुझे झोपड़ी के बाहर अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती,
जैसे कोई मेरे आसपास चल रहा हो, लेकिन मैं इसे अपना भ्रम मानकर अनदेखा कर देता था। मेरे लिए डर सिर्फ भूख और गरीबी का नाम था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे अपने जीवन में कुछ अलौकिक चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मेरे अकेलेपन और संघर्ष की इस कहानी का असली डर उस रात शुरू हुआ जब मेरे दरवाजे पर एक भयानक सी दस्तक हुई और मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे डरावनी चीज़ का सामना किया। उस समय सर्दियों का मौसम था। वह रात बाकी रातों की तरह लग रही थी, शांत और अकेली। मैंने दिन भर खेतों में काम किया था और अब अपनी छोटी सी झोपड़ी में बैठा खाना खा रहा था। बाहर तेज हवा चल रही थी जो झोपड़ी के दरवाजे को कभी कभी हल्के हल्के हिला देती थी, जिससे एक अजीब सी आवाज़ आती थी। मैंने अपने लिए मक्की की रोटी और आलू का भरता बनाया हुआ था। यह मेरा साधारण सा खाना था। खाना खाते वक्त मैं सोच रहा था कि अगले दिन कौन से खेत में काम करूंगा। तभी अचानक दरवाजे पर धीमी धीमी दस्तक हुई। इस दस्तक से मैं चौंक गया। इतनी रात को कौन हो सकता है, ऐसा मैं सोचने लगा। गांव के लोग अक्सर मुझे अकेला छोड़ देते थे, यहाँ तक कि अगर किसी को मेरी मदद चाहिए होती तो वे दिन में ही आते। मैंने खुद से पूछा, क्या यह मेरी कल्पना है? यह सब मैं सोच ही रहा था। तभी कुछ ही देर में फिर एक दोबारा दस्तक होती है और यह दस्तक पिछली बार की अपेक्षा इस बार ज़्यादा तेज होती है। अब मैं धीरे धीरे उठा। मेरी आंखें दरवाजे पर टिक गई। मैं थोड़ा डर गया था, लेकिन खुद को संभालते हुए दरवाजे के पास पहुंचा। मैं एक कपकपी आवाज में फिर पूछता हूँ, कौन है वहाँ? कौन है? लेकिन उधर से कोई भी जवाब नहीं आता है। बस हवा की सरसराहट और झोपड़ी के चारों ओर पत्तों की खड़खड़ाहट ही सुनाई दे रही होती है मुझे। आखिरकार मैंने हिम्मत बांधकर दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही मैंने सामने आसपास देखा, लेकिन वहाँ कोई भी इंसान नहीं होता है। लेकिन जब मेरी नज़र ज़मीन पर गई तो मैं देखकर दंग रह गया। वहाँ पर एक मरा हुआ मुर्गा पड़ा हुआ था। उस मुर्दे की गर्दन कटी हुई थी और उसके पंख गंदगी से सने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इसे वहां फेंका हो। यह देखते ही मैंने अपनी नज़र एक बार फिर अपने चारों ओर घुमाई। अंधेरा इतना गहरा था कि कुछ भी साफ नहीं नजर आ रहा था। अब मैं मन ही मन अपने मन में सोचने लगा, यह मजाक कौन कर सकता है। तभी एक ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे पर लगा। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे किसी चीज के सड़ने की। मुझे लगने लगा कि यह कुछ सही नहीं है। तभी कुछ ही देर बाद मुझे एक अजीब सी मरमराने की आवाज मेरे चारों तरफ झोपड़ी से आने लगती है। अब इन घटनाओं ने मेरे दिमाग में गांव वालों की बातें अब गूंजने लगती है। और वह बात यह होती है, जब भी कोई बच्चा गायब होता है तो उसके घर के बाहर मरा हुआ मुर्गा मिलता था और एक चुड़ैल का निशान भी मिलता था। इससे पहले मैं इन सब बातों को हमेशा अफवाह समझता था, लेकिन अब यह सब मेरे सामने हो रहा था। मेरे घर के बाहर मरा हुआ मुर्गा पड़ा था। मैंने जल्दी से मुर्गे को वहां से हटाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने उसे छुआ मेरी उंगलियां ठंडी पड़ गईं। ऐसा लग रहा था जैसे उस मुर्गे में कोई अजीब सी ताकत हो।
मैं डर कर अपना हाथ पीछे खींच लेता हूँ। जैसे ही मैंने अपना हाथ पीछे खींचा, तभी वह मुर्गा अजीब तरीके से तड़फड़ाने लगता है, जबकि उसकी गर्दन कटी हुई थी। लेकिन वह कैसे होता है मुझे नहीं समझ में आता है। मैं किसी तरीके से हिम्मत जुटाकर अंदर चला आया और दरवाज़ा तेजी से बंद कर दिया। लेकिन मेरी बेचैनी बढ़ने लगी। मुझे लग रहा था जैसे कोई मेरी झोपड़ी के आसपास घूम रहा हो। उसके कदमों की आहट मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। मैंने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन वहां कोई भी नजर नहीं आ रहा था। अब मैं किसी तरीके से सिर्फ और सिर्फ अपने पैरों को सिकोड़कर एक कोने में बैठ गया और सिर्फ भगवान का नाम लेते हुए किसी तरीके से रात कट जाने की विनती करता रहा। और हुआ भी वही। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई और वह रात मेरी सबसे बड़ी रात हुई आज तक की। अगले दिन जब सुबह हुई तो मैंने देखा कि मेरी झोपड़ी की दीवार पर कुछ लिखा हुआ था। वह संदेश खून से लिखा गया था और उसमें लिखा था, तू अगला है। यह पढ़ते ही मेरा दिल जैसे रुक सा गया। यह खून कैसे आया? यह सब किसने किया? मैंने जल्दी से अपनी झोपड़ी के चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं होता है। मैं तुरंत गांव के मुखिया के पास भागा और बोला, मुखिया जी, यह सब क्या हो रहा है? मेरे घर के बाहर मरा हुआ मुर्गा मिला है और दीवार पर खून से कुछ लिखा हुआ है। लेकिन मुखिया ने मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना और उसके चेहरे पर गंभीरता के बजाय संशय था। और इसका कारण यह था कि मैं समय समय पर गांव में बहुत सारी मजाकें कर रहा था। इसी वजह से गांव के कोई लोग मेरी इस बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे। लेकिन मैंने मुखिया से जबरदस्ती वहां चलने को कहा और बोला कि मेरे घर के दीवार पर अजीब सा संदेश लिखा हुआ है। तो यह सुनकर वह मुखिया वहां चलने के लिए राजी हो जाता है। लेकिन जब हम मेरी झोपड़ी के पास पहुंचे तो वहां सब कुछ गायब था। और मुखिया कहता है, देखो यहाँ कुछ भी नहीं है, शायद तुम्हारे मन का यह भ्रम होगा। और ऐसा कहकर वह वहां से चले जाते हैं। लेकिन मैं जानता था कि यह मेरा भ्रम नहीं था। अब अगली रात मैं झोपड़ी में बैठा था। मेरे हाथ कांप रहे थे और मेरी आंखें दरवाजे पर ही टिकी हुई थीं। हर छोटी सी आवाज़ मुझे बेचैन कर रही थी। मैंने बार बार खिड़की से बाहर झांकता, लेकिन अंधेरे के सिवा कुछ भी नजर नहीं आता। यह सब सिर्फ शुरुआत थी। मैं नहीं जानता था कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है, लेकिन मुझे इतना पता था कि मेरा सामना किसी इंसानी ताकत से नहीं था। उस सुबह का सूरज मेरे लिए डर और अनिश्चितता लेकर आया। मेरी झोपड़ी की दीवार पर खून से लिखे शब्द, तू अगला है, मेरी आंखों के सामने से हट नहीं रहे थे। गांव के मुखिया और अन्य लोगों के सामने जब वह खून अचानक गायब हो गया तो उन्होंने मेरी बात को झूठा या पागल समझ लिया। लेकिन मैं जानता था कि जो मैंने देखा वह सिर्फ मेरी कल्पना नहीं थी, वह एक हकीकत थी। उस दिन मैं खेतों में काम करने गया। काम में लगे रहने से मेरा ध्यान भटकता था और मैं अपने डर को भूलने की कोशिश करता था। लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, मेरे मन में बेचैनी बढ़ने लगी। मुझे लग रहा था जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। शाम को जब मैं झोपड़ी वापस लौटा तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। मैंने लकड़ी जलाकर खाना बनाया। बाहर हवाओं का शोर था, लेकिन वह सर्दियों की सामान्य रात जैसा ही था। जैसे ही मैंने सोने के लिए लेटा, मुझे झोपड़ी के बाहर किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी।
यह आवाज़ हल्की थी, जैसे कोई बहुत धीमे धीमे चल रहा हो। मैंने खुद को समझाया, शायद यह हवा का असर है, लेकिन मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने लाठी उठाई और दरवाजे के पास खड़ा हो गया। मैंने जोर से पूछा, कौन है वहाँ? लेकिन बाहर से कोई भी जवाब नहीं आता है, परंतु आवाजें अब झोपड़ी के चारों ओर घूमने लगी, जैसे कोई इधर उधर तेजी से चक्कर काट रहा हो। लेकिन इन सब चीजों के होने के बाद सब कुछ सामान्य हो गया और उस रात कुछ भी नहीं होता है। इस तरह मैं डर और घबराहट के बीच सोने चला जाता हूँ और मुझे नींद भी आ जाती है। सुबह जब मैं अपनी झोपड़ी के बाहर कदम रखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। इस बार दीवार पर कुछ अजीब सी आकृतियां बनी हुई थीं। वह आकृतियां किसी इंसान ने नहीं बनाई थी। जैसे ही मैंने दीवार के पार जाकर गौर से देखा तो मेरी सांसें रुक गईं। वहां छोटे छोटे हाथों के खून से बने निशान थे जो दीवार के चारों ओर फैले हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बच्चे ने अपनी खून से सने उंगलियों से यह निशान बनाए हो। यह देखकर मैं इस बार फिर मुखिया के पास गया और मैंने बोला कि मुखिया जी, मेरे पास सबूत है, चलिए मेरे अपनी दीवारों पर दिखाता हूँ। लेकिन उस बार भी वही होता है जो पिछली बार होता है। गांव के सभी लोग मेरी झोपड़ी के बाहर मौजूद थे, लेकिन उस दीवार पे कुछ भी नहीं होता है। इस तरह से गांव के लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे और वह कहने लगे कि शायद यह गांव के बाहर रहता है, इसलिए इसके दिमाग का कुछ वहम हो चुका है। गांव वालों की हंसी अब मेरे आप पर शक को और पैदा करने लगती है और मैं सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ, क्या यह सब मेरी कल्पना है या मैं सच में पागल हो रहा हूँ। लेकिन हर रात की घटनाएं मुझे यकीन दिला रही थी कि यह सब असली है। मुझे लगता था कि कोई मेरे आसपास मौजूद है जो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। उस रात मैं झोपड़ी में बैठा था। मैंने दीवार के पास एक दिया जलाकर रखा और खुद को जागते रहने के लिए तैयार किया। मैंने सोचा, अगर कुछ होता है तो मैं इसे अपनी आंखों से देखूंगा। आधी रात बीत चुकी थी। झोपड़ी के अंदर सिर्फ दिए की हल्की रोशनी थी। अचानक दीवार पर हलचल हुई। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई दीवार पर कुछ फिर से लिख रहा हो। मैंने दिए की रोशनी को दीवार के पास लेकर आगे बढ़ा। वहां कुछ उभर रहा था। मेरी आंखों के सामने खून से लिखे शब्द एक बार फिर दिखाई दे रहे थे और वो मेरी आंखों के सामने कोई जैसे लिख रहा हो, लेकिन वह मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। यह सब देखकर मेरे हाथ पैर ठंड पड़ गए। मैं लाठी उठाकर दीवार के और पास पहुंचा। मैंने दीवार को छुआ और मेरी उंगलियां खून से सन गई। यह सब एकदम असली था। और तभी मुझे एक अजीब सी हवा के झोंके अजीब तरीके से छूने लगे, मानो वह मुझे तेजी से आसपास छू के गुजर रहे हों। और कुछ ही दूरी पर एक अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं मुझे। मैंने तुरंत दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया, लेकिन तभी झोपड़ी के बाहर कुछ अजीब सी हरकतें होनी सुनाई देने लगती हैं मुझे। यह आवाज़ें किसी इंसान की नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग एक साथ हंस रहे हों या कुछ बात कर रहे हों। मुझे स्पष्ट नहीं हो रहा था। मैंने खिड़की से बाहर झांकने की हिम्मत की। अंधेरे में मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि झोपड़ी के चारों ओर कुछ परछाइयां घूम रही थीं। वे इंसानी परछाइयां नहीं थी। उनका आकार टेढ़ा मेढ़ा और विकृत सा था। अब उस रात भी मैं सो नहीं पाया।
मुझे अब यकीन हो गया था कि यह सब मेरी कल्पना नहीं है। मेरे साथ जो हो रहा है वह गांव के उन बच्चों के गायब होने की घटनाओं से ही जुड़ा हुआ था। लेकिन सवाल यह था कि मैं क्या करूं? गांव के लोग मेरी बात नहीं मान रहे थे और जो कुछ भी मेरे पीछे पड़ा था वह मुझे हर रात और ज़्यादा डरा रहा था। अगले दिन मैंने फैसला किया कि गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा रघुनाथ से मैं मदद मांगूंगा। बाबा रघुनाथ गांव के एक कोने में अपनी पुरानी झोपड़ी में रहते थे। उनके बारे में कहा जाता था कि उन्होंने अपने जीवन में कई रहस्यमयी चीज़ें देखी थी और उन्हें उससे समझने का भी ज्ञान था। मैं उनकी झोपड़ी तक पहुंचा और उन्हें पूरी घटना बताई। उन्होंने मेरी बात बड़े ध्यान से सुनी। उनकी आंखें गहरी और गंभीर हो गई और उन्होंने कहा, अर्जुन, यह वही है जिसका डर गांव वालों को हमेशा से रहा था, लेकिन वह कुछ समय से दिखाई नहीं दी थी। वह मुरगाला है। मैंने चौंक कर कहा, मुरगाला? यह कौन है बाबा? तो उन्होंने कहा, यह गांव की वह चुड़ैल और डायन है जो हमारे यहाँ के लोगों को अपना शिकार बनाती है और उनका रक्त भी पीती है। लेकिन यह बात किसी ने देखी नहीं है, लेकिन कहते हैं जो भी यहाँ से गायब होता है उसके पीछे उसी मुरगाला का हाथ होता है। फिर मैंने उस बाबा की बात सुनकर उससे कुछ बचने का उपाय पूछा तो उन्होंने कहा, उस मुरगाला से लड़ने के लिए तुम्हें हिम्मत और विश्वास चाहिए होगा। यह तुम्हें डराएगी, तुम्हारे दिमाग के साथ खेलेगी, लेकिन तुम इसे कमज़ोर मत दिखना। फिर उन्होंने मुझे एक नींबू और कुछ मिर्ची दी जिसे मैं अपनी झोपड़ी के दरवाजे पर लटका सकता था। यह चुड़ैल को अंदर आने से रोक सकता था। साथ ही उन्होंने मुझे एक मंत्र सिखाया जिसे संकट के समय जोर जोर से बोलना था। अब यह सब मैं लेकर अपने घर वापस चला आया। उस रात मैंने बाबा के बताए अनुसार अपनी झोपड़ी के दरवाजे पर नींबू और मिर्च लटका दिए। मैं अंदर बैठकर मंत्र का अभ्यास कर रहा था, लेकिन जैसे ही रात गहरी हुई झोपड़ी के आसपास का माहौल बदलने लगा। झोपड़ी के बाहर अचानक सच सन्नाटा छा गया। ऐसा सन्नाटा जिसमें किसी भी चीज़ की आवाज़ नहीं थी, ना हवा की, ना पेड़ों की, ना ही किसी जानवर की। यह अजीब और अस्वाभाविक था। कुछ देर बाद मुझे झोपड़ी के बाहर किसी के फिर से चलने की आवाज़ सुनाई दी और एक अजीब सी हंसी इस बार सुनाई दी। यह वही आवाज़ थी जो पहले भी मुझे सुनाई दी थी, लेकिन इस बार ज़्यादा भयानक और ज़्यादा तेज। मैंने हिम्मत जुटाई और खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की। झोपड़ी के बाहर वही घना अंधेरा था, लेकिन फिर मुझे एक आकृति कुछ दूर पर दिखाई दी। वह आकृति लंबी थी और उसके बाल बेतरतीब तरीके से उड़ रहे होते हैं। हवा नहीं थी, लेकिन तब भी वह बाल उड़ रहे होते हैं। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही होती हैं। यह देखकर मेरा दिल अब जोरों से धड़कने लगा था। मैं मंत्र का जाप करने लगा, लेकिन तभी वह आकृति मेरी झोपड़ी के दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। मैंने खुद को समझाना कि यह सिर्फ मुझे डराने की कोशिश कर रही है। वह दरवाजे के पास आकर रुकी और झुककर नींबू और मिर्च को अजीब तरीके से देखने लगती है। उसकी गर्दन अजीब तरीके से ऐंठ रही होती है। अचानक उसने जोर से चीख मारी। यह चीख इतनी भयानक होती है कि मेरी रीढ़ की हड्डियां तक कांप गई। उसके बाद उसने जोर से झोपड़ी के दरवाजे पर वार करना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह अंदर आने की कोशिश कर रही हो। अब दरवाज़ा तेजी तेजी से हिलने लगा था। मैंने लाठी उठाई और मंत्र का जोर जोर से जाप करने लगा। मेरे मंत्रों के जोर जोर से जाप करने से अचानक दरवाजे पर वार होना रुक गए।
कुछ पल के लिए सब शांत हो गया, लेकिन फिर झोपड़ी की खिड़की पर खून से सने हाथों के निशान बनने लगे। यह वही निशान थे जो मैंने पहले दीवार पर देखे थे। अब मैंने पूरी ताकत से एक बार फिर मंत्र का जाप जारी रखा। बाबा रघुनाथ ने कहा था कि यह मंत्र चुड़ैल की ताकत को कमजोर करता है। धीरे धीरे वह खिड़की से हट गई। उसकी परछाई धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गई। उस रात मैंने अपनी जिंदगी का सबसे भयानक रात बिताया था, और उस रात के बाद ही उसने मेरे घर के दरवाजे के बाहर कभी भी अपनी दस्तक नहीं दी, और इस तरह से मैं उस मृगाला से मुक्ति पा सका। तो दोस्तों, ये कहानी थी अर्जुन की। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि इस कहानी के किस पार्ट में आपको ज़्यादा डर लगा। साथ ही मेरे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि आप किस सिटी से मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक फ़िलहाल कहानी पूरा सुनने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।